गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी आज की एपिसोड की शुरुआत में एक बहुत सुंदर कविता से करना चाहती हूँ, जिसका नाम है, शीर्षक है अकेलापन। अक्सर डरते हैं हम अकेले रह जाने से, अक्सर डरते हैं हम अकेले रह जाने से, पर सच कहूं अकेलापन इतना भी बुरा नहीं। माना सफर आसान हो जाता है एक हमसफर के साथ, सफर आसान हो जाता है एक हमसफर के साथ, पर कभी अकेले चलना भी बुरा नहीं। अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी सड़कें नापना इतना भी बुरा नहीं। माना फीकी चाय अच्छी लगती है जब मेज के उस तरफ कोई बैठा हो, पर कभी कभी अकेले कैफे में जा चाय के धुएं में खुद को देखना इतना भी बुरा नहीं। माना शोर में चिल्लाने से चीखने का पता नहीं चलता, माना कि शोर में चिल्लाने से चीखने का पता नहीं लगता, पर किसी कोने में दुबक कर खुद को गले लगाना इतना भी बुरा नहीं। माना कि हमें प्यार करने वाला कोई हो तो जीने की वजह मिल जाती है, पर कभी कभी दुनिया को दरकिरार कर खुद को गले लगाना इतना भी बुरा नहीं। सच कहूं तो कभी कभी अकेले रहना अच्छा है, खुद को समझना अच्छा है। अपने बिखरे हुए अंशों की टूटी फूटी तस्वीर बनाना, ये देखना कि सूरज की रंगीन रोशनी में हम कैसे लगते हैं, ये समझने के लिए अकेले रहना बुरा नहीं। ये समझने के लिए कि कितने भी लोग आपके साथ क्यों ना चले, पर कुछ सफर आपको अकेले ही तय करने हैं। किसी के साथ होना अच्छा लगता है, पर कभी कभी अकेले रहना भी बुरा नहीं। ये उतना ही पाक है जैसे मंदिर का दिया, ये उतना ही सुकून देता है जैसे माँ का आंचल। तो कभी कभी अकेले रहना भी बुरा नहीं। पर अगर ये अकेलापन आपके जीवन का हिस्सा ही बन जाए और आपके पास आपको इसी अकेलेपन में रहना हो, तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि अकेले रहना इज नॉट इजी। और आजकल सीनियर सिटीजन्स के एक सर्वे ने 2023 में ये बताया कि हर 3 में से एक सीनियर सिटीजन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। तो ये इतना ही इमोशनल और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे बात करने से पहले ही मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इस बात की शुरुआत करूं। पर हर टॉपिक पे, हर परेशानी पे, हर चीज पे खुलकर बात करना अच्छा है। तो इसी अकेलेपन के टॉपिक पे को आज हम और थोड़ा समझने के लिए हमारी एक्सपर्ट काशवी सेठी को इनवाइट करेंगे हमारी वेलनेस चौपाल पर। काशवी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और इस टॉपिक पे हमें और अच्छे से समझा सकती है, बता सकती है। तो काशवी प्लीज, मोस्ट वेलकम, प्लीज प्लीज वेलकम ऑन वेलनेस चौपाल। इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शालिनी जी। और मैंने थोड़ा बहुत सुना कि आपने इतना सुंदर तरीके से इस सब को एक्सप्रेस किया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। थैंक यू काशवी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काशवी कुछ अपने बारे में बताइए। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं जयपुर बेस्ड हूँ और मैं हर एज ग्रुप के लोगों को हेल्प करती हूँ उनके चैलेंजेस को अच्छे से हेल्प कोप अप करने के लिए। तो मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और हर एज ग्रुप में जो डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं उसके द्वारा मैं थेरेपीज, काउंसलिंग और जितनी प्रोफेशनल हेल्प और मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके द्वारा वन ऑन वन, कभी फैमिली काउंसलिंग, कभी एल्डरली, कभी बच्चों से जुड़ी उनके पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स,
हर तरीके का अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सकूं। क्योंकि जब मेरी आपसे बात हुई थी काशवी, तो आपने मैंने जब आपसे पूछा था कि आप जब काउंसलिंग करते हो तो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा किस चीज को डील करना पड़ता है, तो आपने मुझे कुछ बताया था, तो जरा आप सबको बताएं। यस शालिनी जी, जब मेरे पास सीनियर सिटीजन्स आते हैं तो उनके कंसर्न्स जो होते हैं वो अलग सेकेंडरी कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उन कंसर्न्स का प्राइमरी रीजन उनका अकेलापन होता है। उस अकेलेपन की वजह से उनको अलग अलग कंसर्न्स आने लग जाते हैं कि उनको सैडनेस होती है, उनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, उनको कम्युनिकेशन करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज में एक स्मॉल शादी में किसी एक छोटे इवेंट में जाना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें मेरे हॉस्पिटल में जब मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, और मेरे पास ज्यादातर जब ये इस एज ग्रुप के लोग आते हैं वो अनुमन अंदर से काफी अकेला महसूस करते हैं, उसके कारण की वजह से उनको अलग अलग दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ओके। तो काशवी मुझे बताओ कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आइसोलेशन और लोनलीनेस में क्या अंतर है। पहले तो मैं बताऊंगी कि लोनलीनेस क्या है, किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोनलीनेस किसी एक टारगेटेड एज ग्रुप या टारगेटेड किसी में होता है। लोनलीनेस बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन होता है जो किसी सिचुएशन की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से इंसान रिएक्ट जो करता है वो लोनलीनेस के फेज में चला जाता है। और उसके ऑपोजिट जो चीज होती है वो सॉलिट्यूड होती है। सॉलिट्यूड का मतलब है कि इंसान खुद चूज करता है पॉजिटिवली कि मुझे अपने साथ अपना वक्त बिताना है। जैसे आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, लोगों की बातों में सुना होगा कि जब मेरे पास उम्र होगी और मेरे पास सब कुछ मैंने हासिल किया होगा तो मैं एक फार्म हाउस जाऊंगा और वहां कविताएं लिखूंगा। मैं अगर फार्म हाउस जाके मैंने डांस सीखना है, मैं वो एक्टिविटी करूंगा। मुझे अकेले पहाड़ों पे घूमना पसंद है तो मैं तब वो करूंगा। तो वो जो अकेलापन हम चूज करते हैं खुद से, जिसकी फीलिंग और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उसको हम सॉलिट्यूड कहते हैं। और जो लोनलीनेस होता है वो हमारे सर्कमस्टेंस, हमारी सिचुएशन, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे साथ जो बीता हो, वो हम उसमें उस फेज में जब चले जाते हैं जिसका एक्सप्रेशन कहीं सैडनेस में जाता है, उसको लोनलीनेस कहते हैं। ओके, बहुत सुंदर। तो मुझे ये बताओ कि कैसे पता लगे कि एक एक पर्सन, नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, पर कैसे पता लगे कि ये इंसान एक हेल्दी सॉलिट्यूड पे है या ये एक अनहेल्दी आइसोलेशन पे या मतलब लोनलीनेस में है। क्योंकि बड़ों से जब भी बात करो तो बोलते हैं हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग अच्छे मतलब उनके बच्चे होने के नाते या कोई भी इंसान जब हम उनसे बात करें तो हमें कैसे पता लगे कि ये एक हेल्दी सॉलिट्यूड में है या एक अनहेल्दी लोनलीनेस में है। ये तो बहुत आसान है, आप ये किसी भी इंसान में देख सकते हैं कि अगर उसका भाव, उसके एक्सप्रेशन, उसके एक्शंस में एक हंसी है, खुशी है जो झलक रही है, उसके एक्शंस बड़े पॉजिटिव हैं, तो वो डेफिनेटली वो उसका चॉइस है। पर अगर उसके स्टेटमेंट्स में, उसकी बोली में, उसके एक्शंस में वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, जैसे अगर एक बच्चा नाराज होता है हमारे से, कुछ चीज उसको हासिल नहीं हो पाती तो कमरे में चला जाता है, खाना नहीं खाता है, क्या पता कभी कभी उल्टे जवाब भी देता है। ठीक है, क्यों करता है ये सब? क्योंकि वो अंदर से परेशान है। तो वो जो रिएक्शन देता है वो हमें पता लगता है कि इसको दुख हुआ है, ये नाराज है या ये गुस्से में है। तो जब हम एक इंडिविजुअल को अपने आसपास अगर देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके एक्शंस और उनकी बोली में पता चलता है कि वो मजबूरी में कह रहे हैं या वो सच में उस चीज को एंजॉय करते हैं। ये हमको देखना थोड़ा सा आसान होता है उनकी बोली और एक्शंस में। ओके। अच्छा,
चलिए हमें पता चल गया, पर वो नॉर्मली जो बड़े हमारे हैं वो बहुत रिजिड होते हैं कि अगर हम उनके लिए, तो क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, क्या चीजें हमें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि वो मतलब सोशली पार्टिसिपेट करें, एक्टिव हों, क्योंकि अगर ऐसे हम उनको बोलते हैं तो वो नहीं सुनते हैं हमारी बात। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि हमारे बड़े और हम उनकी हेल्प कर सकें कि वो सोशली एक्टिवेट हों, एक्टिव हों, पार्टिसिपेट करें चीजों में, क्या स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए? जो सबसे ज्यादा फुल प्रूफ 99.9% स्ट्रैटेजी जो सबसे फर्स्ट लेवल पे काम करती है वो है कम्युनिकेशन। जैसा हम कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं उनके साथ तो हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है। और वो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना पड़ता है, जो आजकल सबसे ज्यादा बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हर चीज का रूट कॉज वहां से शुरू होता है कि एक उम्र, अब एक तो ये उम्र जो हम डिफाइन करते हैं, हम सीनियर सिटीजन्स लीगल वे में तो 60+ कहते हैं, पर उम्र हम तब महसूस करते हैं जब हमें एक्चुअली में लगे कि हम उस उम्र में आ गए हैं। आज अगर आप किसी 70 साल वालों से भी अगर मिलोगे तो वो अपने आप को जवान कहते हैं, तो हम ओल्ड एज तो आज के टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकते। पर अगर हम इस चीज को डीप में जाएं तो आसपास में फैमिली मेंबर्स को अगर मैं टारगेट करके बोलूं, तो आप ये देखिए कि 60+ के बाद आप पहले वो बिल्ड करिए ट्रस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू। आप सिर्फ 15 मिनट दिन के अगर निकालेंगे अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, जो भी आपके घर में एल्डरली हैं, 15 मिनट्स अगर आप उनके साथ बैठें और सिर्फ इतना पूछें, या अपना जो दिन का आपका दिन कैसा गया सिर्फ वो शेयर करें। अगर आप ये बॉन्ड बिल्ड करते हैं और सिर्फ उनको वो क्वालिटी टाइम देते हैं, यकीन मानिए आधी से ज्यादा चीजें इन सब चीजों से बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है। ना घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसके दरमियान, ना कोई इस तरीके के लोनलीनेस के फेज में आते हैं एडल्ट्स। और वो जो फील ऑफ वांट होती है ना इस कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं फुलफिल होती है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, अगर हम उनको भी ये बोले कि दादा दादी के साथ जाओ, थोड़ा स्पेंड करो टाइम, उनसे थोड़ी बातें करो, ये अगर हम घर का कल्चर बना लेते हैं, तो आई थिंक ये लोनलीनेस और फीलिंग अलोन की जो ये बात है वो आती ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन एंड स्पेंडिंग टाइम 15 मिनट्स, वो 99.9% बहुत चीजों में रिजॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। पर जैसे मान लो आपके पास कोई आए सीनियर सिटीजन और उन्होंने बोला कि भाई उनके पास कोई बात करने वाला है ही नहीं, या हम्म। किसी भी रीजन से दूर हैं उनके बच्चे, पास में नहीं है, बात नहीं कर पाते, बिजी है, जो आजकल ट्रेंड है आजकल। तो राइट। सीनियर सिटीजन्स को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इस लोनलीनेस से बाहर आ सके और अपने आप को इस मतलब इस कहते हैं ना इस गहरे अंधेरे में अपने आप को ना जाने देने से कैसे वो अपने आप को रोके, क्या उनके लिए टिप्स होने चाहिए? देखिए, उनके लिए जिनके पास इस तरीके का सेटअप नहीं है जैसा आपने अगर बताया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एक रूटीन रोजाना डेवलप करें। एक रूटीन जो एक होता है एक इस एज में आके, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपके पास वो जो बीच के गैप्स होते हैं कुछ ना करके, और उस टाइम पे वो जो फीलिंग्स और थॉट्स आते हैं वो अवॉइड हो सकते हैं अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है तो ओके। आप प्लीज फर्स्ट एक रूटीन बनाएं कि मैं इस वक्त उठता हूँ, मैं इस वक्त वॉक करने जाता हूँ, फिर मेरा यहाँ लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, ये मेरे सोने का टाइम है, ये मेरी रीडिंग का टाइम है, ये मेरे टीवी का टाइम है, फिर मैं नीचे वापस टहलने के लिए जाऊंगा। इस तरीके से आपका एक रूटीन अगर टाइम से बंधा है तो वो बहुत हेल्प करता है। और इस दौरान एक छोटा सा सोशल आप अपना एक गैदरिंग बनाइए। अगर आप अपार्टमेंट सेक्टर में रहते हैं तो आपके कॉलोनी के कुछ फ्रेंड्स, अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो वो कुछ फ्रेंड्स जो आप अपने 2 3 4 लोगों के साथ रोजाना जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकें। तो वो एक छोटा सा ग्रुप रोजाना जो आप बात करते हैं, डेली एक वॉक पे जा रहे हैं, वहां आपकी बातचीत हो रही है आधा घंटा, तो वो बहुत हेल्प करता है।
ये भी अगर नहीं होता है तो बहुत हेल्प करता है कि आप अपने थॉट्स को एक जर्नलिंग में लिखिए। बिकॉज आइडियली जो ओवर थिंकिंग एक पैटर्न आती है इस एज में, वो अवॉइड करने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि हम उस ओवर थिंकिंग के थॉट में ना जाकर हम उसको जर्नलिंग में लिखें। हम एक छोटा सोशल सर्कल बनाएं, हम एक सेट रूटीन रखें इन चीजों का। तो ये 2-3 मेजर्स हैं जो करने चाहिए। और सबसे ज्यादा एक एज में जब हम आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें अनफिनिश्ड होती हैं, जरूर होती हैं एक इंसान की, जो वो एक वक्त पे नहीं किया होता है। तो हो सकता है कि सिंगिंग पसंद हो और वो उस टाइम पे उस तरीके से नहीं उस चीज पे टाइम दे पाए हो सकता है कि कोई एक स्पोर्ट एक्टिविटी हो जो उस वक्त वो नहीं कर पाए जब प्रॉपर एक टाइम था। तो अब इस टाइम पे वो सारे एक्टिविटीज को रिज्यूम करना चाहिए अपने कैपेसिटी में, कि जो नहीं हो पाया उस वक्त जब वक्त नहीं था, तो अब जब वक्त है तो उसको किया जाए। ओके। तो अगर मान लो कि कोई ऐसे जने हैं जो ना तो रूटीन फॉलो करते हैं, ना ही सोशल सर्कल बनाते हैं, और वो बोलते हैं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है और हमें अकेले रहना ही पसंद है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे, इस लोनलीनेस का, इस अकेलेपन का, सोशली कट जाने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं ओवरऑल, जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हर चीज जो इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होते जाती है। और उसके इम्पैक्ट जैसा आपने कहा फिजिकली है, तो शायद आपको फिजिकल एलिमेंट्स शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई इलनेस आ जाएगी स्ट्रेस से रिलेटेड, लोनलीनेस से रिलेटेड, कि आपको फिजिकली वो कहीं मैनिफेस्ट होता हुआ दिखे। मेंटली आपके पास शायद आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाए, आपको डिप्रेशन आ जाए। इस तरीके के मेंटल इलनेसेस भी हो सकते हैं कि आपको बिल्कुल ही डेली एक्टिविटीज करने का मन ना करे और आप एक ही कमरे में बैठे हैं, वहीं आप खा रहे हैं, वहीं आप पी रहे हैं। तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं अगर आपके पास कोई वेज और मीन्स नहीं है तो। इमोशनली ऑब्वियसली आप एक सैडनेस इस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्पैक्ट करते ही करते हैं। फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली तो हो ही रहे हैं। तो ये मतलब एज एन अवेयरनेस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी इंसान हो यहाँ पे, जो आपके साइंस और सिम्टम्स हैं जो फट होते हैं, कि जैसे ही आपको ये पता लगे कि कुछ दिनों तक मैं जो कर रही थी या कर रहा था वो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है या बंद कर दिया है, तो वो मेरे लिए एक साइन है कि मुझे उसको नहीं करना है और ज्यादा। तो अगर मेरा वॉक करने का एक रूटीन है और मैं 15 दिन से वॉक करने नहीं जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक अलर्ट पॉइंट है कि मुझे उसको अपने आप के अंदर वो करेज डाल के मुझे वो करना है। ये थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस चीज को चेक नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जैसे आपका रोजाना का काम कहीं डिस्टर्ब हो रहा है किसी कारण, तो वो आपके लिए एक चेक पॉइंट है कि आप अपने अंदर वो मोटिवेशन लाना ही होगा, ताकि आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनली डिस्टर्ब वे में डीप लेवल पे ना रहें। ओके। और ये जैसे 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 तुम आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या मतलब मेल फीमेल में कौन ज्यादा अकेला लगता है आपको? लगता है कि किस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या दोनों पे बराबर ही तुमको लगता है कि होता है? आइडियली आज के टाइम पे बराबर होता है। मेन में क्या है कि इफ दे हैव लॉस्ट अ पार्टनर, अगर उनकी वाइफ की डेथ हो गई होती है और वो अकेले होते हैं और बच्चे कहीं बाहर सेटल्ड हैं या बच्चे दूर रहते हैं, तो मेन में, मेल्स में ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि फॉर मेन टू हैव दैट कंपैटिबिलिटी इज वेरी एसेंशियल। ये एक स्टेटिस्टिक स्टडी भी है कि मेल्स को एक नर्चरर हमेशा चाहिए। तो या तो वो उसकी मदर हो या फैमिली सपोर्ट हो, और सबसे ज्यादा अगर वाइफ है तो वाइफ के अपने स्पेशली इंडियन सेटअप में, तो अगर
वाइफ की कहीं ना कहीं डेथ हो गई होती है तो इंडियन मेल्स को वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और अदरवाइज अगर हम विमेन फीमेल्स की तरफ देखें तो नेचुरली वहां पे डेटा थोड़ा ऊपर है, क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र तक एक औरत बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसा कि कहते हैं कि औरत एक मल्टीटास्कर है। तो स्टार्टिंग से ही उसने बच्चे, घर, अपना काम अगर वर्किंग है तो, और बाद में भी बच्चों को सेटल करना, तो एक औरत के पास बड़ा एक लाइफ रूटीन होता है जो बहुत बिजी होता है। और एक पॉइंट आता है जहां बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और अब एक हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। तो अब उस टाइम पे अगर उसने अपना कोई एम्बिशन ना किया हो, या उसने अपना कुछ पसंदीदा का कुछ फॉलो नहीं करा है, या वो वर्किंग नहीं है, तो वो लेडी एक पॉइंट पे आके कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल फ्री हो गई, मेरे पास तो कुछ नहीं है करने के लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है तो अब मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाऊं। तो वो जो फीमेल कैटेगरी है जो एक पॉइंट तक अपना सब कुछ डिवोट कर देती है, सब कर देती है, और वो उस उम्र में आ जाती है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब क्या। क्योंकि उन्होंने वो सोशल सर्कल भी बनाया नहीं होता है, उनके वो फ्रेंड्स उस तरीके के फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कॉलीग्स नहीं होते हैं, बच्चे सेटल हो गए होते हैं, और हस्बैंड का अपना एक रूटीन होता है। तो उनके लिए एक रूटीन सेट करना थोड़ा एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनको नए तरीके से सिखाना पड़ता है कि अब आप जाएं तो आप कोई एक रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करें, अगर आप रिलीजियस हैं तो एक स्पिरिचुअल ग्रुप होता है, जैसे सत्संग कहते हैं अपने इंडियन सेटअप में, कि आप एवरी फ्राइडे वहां जाइए, 1 घंटा आप वहां पे जाएंगे तो आप लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। या कॉलोनी में कोई एक वॉलंटियर बन के आप काम करिए, जैसे अगर आपको पसंद है लोगों का कुछ करना, कोई एनजीओ की तरह कुछ काम करना, या किसी के साथ चैरिटी में काम करना, तो वो बड़ा आसान है। उससे क्या होगा, आपका टाइम यूटिलाइज होगा और आप कुछ दे भी पाओगे, फ्रूटफुल। तो ऐसे सजेशंस हम फीमेल्स को देते हैं, जिनका एक पॉइंट के बाद होता है ना कि उनको समझ नहीं आता कि अब मैं यहाँ से अपनी लाइफ कहाँ लेके जाऊं। वेरी नाइस, बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर चला जाता है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, आप फिजिकली आपको थोड़ा सा लगता है कि आप फिट नहीं हो, वो भी एक लॉन्लीनेस का रीजन होता है, जगह चेंज। पर लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ हो तो आई थिंक लगता है कि ये सब चीजें आप फिर भी डील कर लेते हो। पर अगर लाइफ पार्टनर आपका चला गया तो वो एक लाइफ के लिए बहुत बड़ा, आपके लिए मतलब यस। धक्का होता है। तो बहुत अच्छा। आपकी तरफ से क्या, काशवी, क्या टेक अवे होना चाहिए हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि भाई आकि अगर सपोज, क्योंकि लाइफ है ये, तो चेंजेस होंगे सही, कुछ लोग साथ चलेंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे, तो हमें हमारे उनके लिए क्या टेक अवे है, उनको कैसे अपने लाइफ को आगे डील करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो एक मुझे आप हमारे दर्शकों के लिए टेक अवे जरूर दे दीजिए कि क्या होना चाहिए। टेक अवे ये है कि अगर हम एज की बात करें तो पहले तो आपके इस मीडियम से मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई उम्र बुढ़ापे की नहीं होती, ओल्ड एज जैसा कोई शब्द नहीं होता। और अपने आप को उस स्लैब में डालना कि अब तो हमारी उम्र हो गई, ये सबसे ज्यादा जो कहते हैं इसको नहीं कहना चाहिए। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारी उम्र हो गई, नहीं, उम्र तो बस एक नंबर है, ये लाइफ है और ये तो हर साल बढ़ेगी। तो अपने आप को स्लैब में डाल के कि हमारी उम्र हो गई है, ये ना कहें। क्योंकि अगर आपकी उम्र हो गई है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। तो अब अगर आपकी उस लेवल की उम्र हो गई है तो आपके पास देने को बहुत कुछ है। तो अगर आप ये लाइन कहें भी तो उस इंटेंशन से कहें कि मेरे पास बहुत कुछ है देने को, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। तो फर्स्ट टेक अवे तो ये है। और दूसरा ये है कि जिस भी लाइफ के स्टेज पर आप हैं, जहां पे भी है, चाहे आप एज में मैं नहीं जाऊंगी, लाइफ की स्टेज को डिफाइन करने का मतलब है कि अब आपके पास आपके लिए वक्त है, आपका आपके पार्टनर के साथ आपके पास वक्त है, आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं। उस फेज में अगर लाइफ के उस पड़ाव पर अगर आप हैं,
तो अब आप अपने ऊपर फोकस करिए। आपकी अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो आप मिलकर आप एक अपनी खुद की लाइफ डिजाइन कर सकते हैं आपके सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट और आपकी कैपेसिटी में। जो चीजें आपने उस वक्त नहीं की जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब शायद वो वक्त है कि आप उसको जिएं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत ज्यादा लगती है कि हम बहुत झिझकते हैं अपने बच्चों से हेल्प मांगने के लिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा बैरियर जो ये है कि हम सोचते हैं कि जब हम प्रोवाइडर्स हैं तो आज इस स्टेज पे हम कैसे मांग सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक थॉट ब्लॉक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी इस मीडियम से कि जो भी अगर ये सुनेंगे कभी भी, तो नेवर हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम योर चिल्ड्रन। आस्क देम। आपने भी तो उनकी डिमांड्स पूरी करी थी एक वक्त पे। आपने भी तो उनकी सारी जिद पूरी करी थी एक वक्त पे, और उन्होंने आपसे हक से मांगा था। तो शायद टेबल्स टर्न हो गई हैं। तो अगर टेबल टर्न हो गई है तो आप भी वैसे ही बन सकते हैं। तो कभी भी आप अपने बच्चों से हक से कुछ भी मांगिए, एंड बिलीव मी, 100% रेट है कि बच्चे खुश होंगे कि आज हमारे माँ बाप ने हमसे हक से ये चीज मांगी। आप बस बोलिए। हम बोलने से पीछे रह जाते हैं और फिर हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि बच्चे यहाँ बिजी हैं, मैं अभी फोन करूं क्या, मैं अभी मिलने जाऊं क्या, मैं घर बुला लूं क्या। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम रह जाते हैं और वो दिन निकल जाता है। तो प्लीज ये हेजिटेशन तो आप हमेशा निकाल दीजिए, एंड बिलीव मी, आपके बच्चे इतने खुश होंगे जब आप हक से उनको कहेंगे कि हमारी ट्रैवल टिकट्स बुक करो, हमारे को इस टाइम पे फोन करो, हमारे लिए ये मंगा के दो। तो ये एक थर्ड टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ये है कि अगर कोई भी डायनामिक्स कहीं पे भी नहीं वर्कआउट कर रहे, तो आप ऐसा कुछ करिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, जिसका है कि आप लिखिए। लिखना एक बहुत अच्छा मीडियम है। अगर हम कुछ गलत भी सोच रहे हैं और हम उसको लिख देते हैं तो वो कहीं हमारे सिस्टम से बाहर आ जाता है। तो आप कोई भी चीज महसूस कर रहे हो, किसी दिन आपको लो फील हो रहा हो, किसी दिन आपको अकेला लग रहा हो और आपका मन नहीं कर रहा कि आप किसी से शेयर करें, तो उस टाइम पे आपको वो चीजें लिख लेनी चाहिए और फिर उसको हटा देनी चाहिए। तो वो आपके सिस्टम से बाहर आ जाता है और आप लाइट फील करते हैं। तो ये कुछ है जो मैं चाहती हूँ कि एज अ टेक अवे, आई होप इट मेक सेंस और ये बहुत हेल्प करे आपके ऑडियंस को। बहुत बहुत सुंदर काशी, मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छी लगा कि एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम है। जब हम छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स से मांगते थे, तो आज पेरेंट्स हमसे कुछ कह दें कि हमें ये चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चा खुश होता है अगर पेरेंट्स हक से बोले कि हमें ये चीज करनी है या हमारे लिए टिकट्स बुक कराओ। बस आई थिंक कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, या बीइंग अ पेरेंट हमेशा उनको लगता है कि हम बच्चों को परेशान क्यों करें। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, पर एक्चुअली बच्चे परेशान नहीं होते, बच्चे खुश होते हैं इस चीज से कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे ये कहा। तो अकेलापन दूर करने के जितने भी टेक अवेज आपने दिए कि साथ में रहिए, अपने दिन को डिजाइन कीजिए, अपना एक टाइम फिक्स कीजिए कि बात कीजिए। अच्छा, ऐसी कोई एक्टिविटी जो अभी सपोज तुम और मैं करते हैं, सपोज करो कि ऐसी कोई एक्टिविटी है कि जो कि मैं बोलती नहीं हूँ, या ऐसा कोई, भाई बच्चे जानना चाहेंगे कि वो खुलते नहीं है, तो आप खुल के बोलते नहीं कि हाँ मैं अकेला फील कर रहा हूँ या हाँ मुझे बुरा लग रहा है, तो ऐसी क्या एक्टिविटी हमें करनी चाहिए या कैसा हमें कुछ करना चाहिए कि जिससे वो हमसे बात करें? क्या है ऐसा आ, कुछ? ऐसा बहुत कुछ है। अगर आप अपने माँ बाप को कहीं तो जानते होंगे, जैसे अगर मैं जितना आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आपको डांस करना पसंद है। और किसी दिन मुझे लगा कि आप तो शांत बैठे हैं और आज आपका मन नहीं है, तो शायद मैं धीरे से एक म्यूजिक चला के मैं खुद डांस करना शुरू कर दूं। और हम्म। शायद मैं वो डांस करते करते आपको हंसा दूं, और उस हंसाने में मैं आपको उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके आपके साथ थोड़ा सा 5 मिनट अगर मैं डांस कर लूं, तो शायद उस वक्त आपका मूड ठीक हो जाए। और वहीं से मैं आपसे कम्युनिकेशन की लाइन शुरू करूं। बताओ क्या हुआ है, क्या है।
चलो बताओ, नीचे चलोगे या आइसक्रीम खाने चले? चाय बना देती हूँ, चलो मैं चाय बना देती हूँ, अपन चाय पे चर्चा करते हैं। कुछ तो बोलोगे? हम्म। अच्छा आज नहीं बोलोगे, चलो कल सुबह बात करते हैं। कल सुबह मैं इतने बजे उठ जाऊंगी और आपकी बढ़िया वाली चाय बनाऊंगी और अपन बैठेंगे। इस तरीके से जब हम नेचुरल वे में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने एल्डरली को बिल्कुल एफर्टली, मतलब अगर मैं सीरियस वे में आऊं, हाँ बताइए क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, तो शायद आपका मन ही ना करे कि मैं ऐसे कैसे बताऊं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप क्या पीछे चले जाओगे, आप नहीं ओपन अप होगे। लेकिन बिल्कुल एफर्टली, बिल्कुल बच्चे की तरह अगर मैंने आपको अपने अंदर एक मजाक में, एक लाइटर नोट में अपने अंदर एक इन्वॉल्व कर लिया और आपसे उस वे में हल्के से पूछ लिया, तो शायद आप मेरे से कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल महसूस करो। बहुत तो बहुत इस सुंदर तरीके काशवी, से बहुत ही खूबसूरत। एक काशवी, एक चीज और, वो मेरे से भी बात करते करते आई कि ये तो ठीक है कि पर मैंने नॉर्मली देखा है कि हस्बैंड वाइफ भी जब दोनों बैठे होते हैं तो उन लोगों के पास भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होता है। दो मतलब जब उनमें से कोई एक चला जाता है तो वो उसको बहुत मिस करते हैं। पर यस, जब वो होते हैं तब मैंने देखा कि वो कम्युनिकेशन नहीं होता, वो दोस्ती वाला माहौल नहीं होता जो कि होना चाहिए, जो हम उनको जाने के बाद मिस करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा तुम बताओगी प्लीज। ये बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि क्या होता है कि पहले भी एक हस्बैंड वाइफ में ना कोई एक मुद्दे होते हैं बात करने के। घर का मुद्दा, उनके खुद के माँ बाप का मुद्दा, बच्चों का मुद्दा, अगर कुछ लोन है तो उसका मुद्दा, तो बड़े मुद्दे होते हैं। तो कम्युनिकेशन ना होती रहती है। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन बड़ी ओपन होती है। अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है अब। तो एक पॉइंट पे काफी सारे कपल्स को कम्युनिकेट करने में इस वजह से दिक्कत होती है कि हम क्या बात करें, क्योंकि इससे पहले तो हमने किसी और टॉपिक पे कभी बात ही नहीं करी। तो ये बड़ा एक कॉमन वो है। हाँ, ऐसे बहुत सारे अलग कपल्स भी हैं जो हमेशा से जिन्होंने काफी सारा अपने बिना इन इश्यूज के भी बातें करी हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी अलग वे में, ऐसे कपल्स भी हैं नो डाउट, जो ऑब्वियसली उनको इम्पैक्ट होता है जब उनका लाइफ पार्टनर चला जाता है। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कपल्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट एक एज के बाद एक होता है। तो सही कहा आपने। उस टाइम पे उन कपल्स को हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप कम्युनिकेशन को हवा ना बनाकर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज दिन भर की रूटीन में करिए जो आप साथ कर रहे हैं। तो जैसे हम चेंज करते हैं, हम कहते हैं हस्बैंड को कि आप सुबह की चाय बनाओ और सिर्फ चाय बना के साथ पी लो, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, बस आप साथ रहिए। आपको उस प्रेशर में नहीं आना कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, हम क्या बात करें। आप कुछ ना करें, आप बस अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। आप वॉक करने जाते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ वॉक करने जाइए। आपको कोई पिक्चर देखनी है, आप साथ बैठ के पिक्चर देखिए। तो एक उस एज में सिर्फ फिजिकली और इमोशनली अगर हम साथ रह के कोई एक्टिविटी करते हैं, वो आई बहुत थिंक असर थोड़ा सा करती है। कनेक्शन एरर आ रही। आप ठीक है? Yes, Kashvi, you can continue. I think it was going well from your side. ओ ओके। तो बस मैं वो वहाँ कंक्लूड कर रही थी कि हम एक्टिविटीज सजेस्ट करते हैं कि आप साथ में वक्त गुजारिए, और एक पॉइंट के बाद अपने आप बातचीत नेचुरली शुरू हो जाएगी। तो वक्त साथ में गुजारिए, बहाने ढूंढिए बात करने के, है ना, और अपने मुझे लगता है कि अपनी ड्यूटीज एक्सचेंज कर लीजिए। जो मैं यस, करती हूँ वो आप करें, जो आप करते हैं वो मैं करें, ताकि कुछ लाइफ में चेंज हो और आपस में एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन जाएं कि हमें अकेलापन फील ही नहीं हो। तो बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि एक टाइम के बाद वो लोग बात ही नहीं करते, या बहुत जरूरी बात होती है तो ही करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत यस, खूबसूरत काशवी, तुमने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं हमको आज अपने इस चीज से रिलेटेड। तो मैं तुमको जल्दी जरूर बुलाऊंगी, हमारे पेरेंट्स के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी होंगे तो उनसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच काशवी फॉर बीइंग हियर।
And you want to Thank say you so anything? much. Yes, I want to say thank you to Wellness Chowpal to have started this initiative. And आप लोग इतने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंगफुल टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के लिए कि आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपसे इस मीडियम पे बात करना मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि हमारी ये कॉन्वर्सेशन कहीं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जर ऑडियंस को जाए और हम्म, अच्छे से उस चीज को हेल्पफुल हो जिनके लिए भी हमने आज बात करी। और बहुत ही बढ़िया। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी टुडे फॉर दिस नहीं, टॉपिक। मुझे थैंक बड़ा यू, मजा आया बातचीत करके। thank you so much, Kashvi. It's been great for having you here. Okay, bye bye, namaskar. बाय, थैंक यू। तो देखा कैसे हमारे एक्सपर्ट ने आज आपको कितनी सारी चीजें बताई कि हम अकेलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि जीवन में कई लोग मिलते हैं, जीवन में कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक साथ चलते हैं, कुछ कुछ क्षण में ही साथ छोड़ देते हैं। किसी किसी से भी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, किसी से कुछ भी नहीं। लेकिन अंततः आप और हम अपने सफर में अकेले ही हैं। इसलिए किसी के होने या ना होने से अपने उद्देश्यों को प्रभावित ना करें। अकेले हैं तो अकेले से। नमस्कार, मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार।